हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। जो आज की क्लास होगी विद्यार्थियों, वो है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत पर आधारित है। इसको जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, परिमाण से तात्पर्य यहाँ पर जो मात्रा से है, क्वांटिटी से है। ये विद्यार्थी परिणाम नहीं है, ये परिमाण है। परिमाण यानी मात्रा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। इसे नगद लेन देन सिद्धांत भी, कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। आज जो हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे इरविंग जो फिशर है अर्थशास्त्री, उनका मुद्रा का परिमाण सिद्धांत पढ़ेंगे। और विद्यार्थियों, आपके लिए जो जानना जरूरी है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है 1911 में इरविंग फिशर ने किया था। कब किया? 1911 में। इनकी जो किताब का नाम है वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी मुद्रा की क्रय क्षमता। इस किताब में इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विद्यार्थियों, आपको कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि मुद्रा का जो नगद लेन देन सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया कि अन्य बातें यथावत रहे, अन्य बातें बदले नहीं। जब चलन में मुद्रा परिमाण या मात्रा बढ़ता है तो कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। विद्यार्थियों, आप शुरुआत में ये क्लास पढ़ रहे हैं, मुद्रा का परिमाण, कीमत स्तर, मुद्रा का मूल्य। हो सकता है आपके इनके बीच में संबंध समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक आम भाषा में आप समझ सकते हैं कि जब बाजार में पैसों की या मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, लोगों के पास जब नकदी ज़्यादा आ जाती है, तो वो क्या करते हैं आपको पता है? वो खरीदने के लिए जाते हैं। खरीदने के लिए जाते हैं तो वस्तुओं की मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो उनकी कीमत भी बढ़ती है। लेकिन इतना सीधा और सरल संबंध नहीं होता अमूमन वास्तविकता में देखा जाए तो। लेकिन ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि मुद्रा की मात्रा अगर केंद्रीय बैंक बढ़ाता है या कोई भी सरकार बढ़ाती है तो कीमत स्तर भी उतना ही। मान लीजिए अगर केंद्रीय बैंक 10% मुद्रा की मात्रा बढ़ाता है तो कीमत स्तर में भी 10% वृद्धि हो जाएगी इस सिद्धांत के अनुसार, तथा मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का मूल्य से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? मुद्रा का मूल्य क्या होता है कि वो जितनी वस्तुओं को खरीद सकती है वह उसका मुद्रा का मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का जो है नोट है, वो अगर 2 किलो टमाटर खरीद सकता है तो उसकी क्रय क्षमता 2 किलोग्राम हो गई। अब मान लीजिए कीमत बढ़कर 70 रुपये किलो टमाटर हो गए, तो जो मुद्रा का मूल्य है वो कम हो गया, क्योंकि कीमत तो बढ़ गई लेकिन मुद्रा का मूल्य कम इसलिए हो गया कि अब पहले 50 रुपये में जो मुद्रा, 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो मुद्रा 2 किलो टमाटर खरीद सकती थी, अब 70 रुपये प्रति किलो टमाटर होने पर वही मुद्रा 2 किलो टमाटर नहीं खरीद सकती, इसलिए उसका मूल्य कम हो गया। अब ये इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि मुद्रा की मात्रा क्या हो गई? दुगनी हो गई। मान लीजिए 100 की बजाय कितनी हो गई? 200 हो गई। कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा, जो पहले 50 था वो भी 100 हो जाएगा। लेकिन जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा विद्यार्थियों। और इसका उल्टा भी सही है, वाइस वर्सा भी सही है। यानी मुद्रा की मात्रा अगर आधी कर दे तो कीमत स्तर आधा हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। इसको आप उल्टी तरीके से भी समझ सकते हैं। इन्होंने विद्यार्थी सिद्धांत को एक समीकरण के माध्यम से समझाया है। इरविंग जो फिशर है, उन्होंने समीकरण दिया कि PT बराबर MV प्लस M1V1। अब इसमें दो अलग अलग जो है पद दिए हुए हैं। PT का तात्पर्य यहाँ पर मुद्रा की कुल मांग से है, और ये जो अगला वाला जो हिस्सा है इस समीकरण का, वह मुद्रा की कुल पूर्ति को बता रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर P से तात्पर्य कीमत स्तर से है। अगर 1/P कर दे तो इसका तात्पर्य वही रहेगा, किंतु इसकी परिभाषा बदल जाएगी। अब ये मुद्रा के मूल्य को बताएगी। अगर कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य कम होता है, डेफिनेटली सीधी सी बात है। M है वैध मुद्रा की कुल मात्रा, यानी बाजार में वैध मुद्रा कितनी है उसको बता रही है। V है मुद्रा का चलन वेग। विद्यार्थियों, जो चलन वेग है, वेलोसिटी है मुद्रा की, उसकी परिभाषा भी जानना जरूरी है। मुद्रा का चलन वेग किसे कहा जाता है कि एक निश्चित दी हुई अवधि में, मुद्रा का चलन वेग या प्रचलन वेग किसे कहा जाता है? एक निश्चित दी अवधि में
एक मुद्रा की जो राशि है कितने हाथों से होकर गुजरती है वह उसका प्रचलन वेग कहलाता है। मान लीजिए एक 50 रुपये का नोट है, अगर 6 महीने में वह 10 लोगों के हाथ से निकलकर एक से निकलकर दूसरे के पास चल जाता है सौदों से संबंधित मामले में, तो वह मुद्रा का प्रचलन वेग कहलाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। M1 है साख मुद्रा की कुल मात्रा, यानी बैंकों में जो कितनी साख सर्जन करते हैं उसकी मात्रा को बता रहा है। V1 उस M1 की चलन वेग को बता रहा है। T है मुद्रा द्वारा किया गया कुल लेन देन है। इस समीकरण को विद्यार्थियों हम इस प्रकार से बताएं कि P इक्वल टू MV प्लस M1 V1 बटा T, तो इसका तात्पर्य भी वही है। यहाँ पर अब जो कीमत स्तर है उसको बता देगा। तो जो ये समीकरण है, ये जो सिद्धांत है, क्या बताता है विद्यार्थियों, ये बताता है कि क्या स्पष्ट करता है, यदि कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा के अनुपात से घटता बढ़ता है बशर्ते कि व्यापार का जो परिमाण है वह T, चलन वेग V तथा V1 यथावत रहे। जो पिछले वाला समीकरण विद्यार्थियों, ये वाला आप दोबारा देखें कि अगर इसमें V स्थिर है, V1 स्थिर है, T स्थिर है, तो अगर M और M1 जिस अनुपात में बढ़ते हैं ये कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। यदि M तथा M1 को दुगना कर दिया जाए जबकि V1 तथा T स्थिर रहे तो P दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है। इसको विद्यार्थियों हम निम्न डायग्राम है उसके माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो ये अक्ष है ये मुद्रा की मात्रा को बता रहा है, ये वाला Y अक्ष है कीमत स्तर को बता रहा है, ये नीचे भी मुद्रा की मात्रा को बता रहा है, ये मुद्रा के मूल्य को बता रहा है। विद्यार्थियों जब शुरुआत में मुद्रा की मात्रा M के बराबर है तो कीमत स्तर P के बराबर है। जैसे ही हम मुद्रा की मात्रा बढ़ा देते हैं, दुगनी कर देते हैं, M से M2 पर कर देते हैं, तो कीमत स्तर भी बढ़कर P2 हो जाएगा। अगर मान लो मुद्रा की मात्रा हम चौगुनी कर दें, M4 कर दें, तो कीमत स्तर बढ़कर P4 हो जाएगा। यहाँ पर जो फलन बताया हुआ है कि फी इज फंक्शन ऑफ मनी, यानी कीमत स्तर किस पर निर्भर कर रहा है, मुद्रा की मात्रा पर निर्भर कर रहा है विद्यार्थियों। यही चीज को अगर हम मुद्रा के मूल्य में प्रतिबिंबित करना चाहे तो इसका उल्टा डायग्राम बन जाएगा विद्यार्थियों। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है कीमत स्तर भी बढ़ रही है, यानी दोनों के बीच में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष भी है। प्रत्यक्ष यानी जिस दिशा में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है उसी दिशा में कीमत स्तर भी बढ़ रहा है। साथ में प्रत्यक्ष के साथ में क्या है, ये आनुपातिक भी है विद्यार्थियों। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्यक्ष तो है ही है, इसके साथ में आनुपातिक भी है, यानी जितनी मात्रा में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी उतनी ही मात्रा में कीमत स्तर भी बढ़ेगा। ये चीज मुद्रा के मूल्य में देखें तो इसका उल्टा प्रतिबिंबित होगी। अगर मुद्रा की मात्रा M1 के बराबर है तो इसका जो मुद्रा का जो मूल्य है 1/P के बराबर होगा। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर हम दुगनी कर दें जैसे कि ऊपर कर रहे थे तो इसका मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। अब 1/P से घटकर 1/P2 हो जाएगा। अगर इसकी मात्रा हम और ज़्यादा बढ़ा दें विद्यार्थियों, क्या बढ़ा दें, M4 कर दें, तो और कम होता हुआ मुद्रा का मूल्य 1/P4 हो जाएगा। तो ये सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। मैंने इस क्लास के अंदर आपको इस सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में नहीं बताया क्या क्या मान्यताएं हैं। इसमें से सीधी सीधी मान्यताएं हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि पूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ये जो है V1 तथा T स्थिर रहते हैं। ये आप अपनी जो बुक है, नोटबुक है, उसके अंदर जो सिलेबस बुक है उसके अंदर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसकी जो सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं भी आप विद्यार्थी देखें कि इस सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं। आप कोई भी सिद्धांत पढ़े इकोनॉमिक्स में तो विद्यार्थियों मेरा मानना है कि जब आप कोई भी सिद्धांत पढ़े या कोई भी आप अपना जो परिकल्पना पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, तो उसकी आलोचना वाला जो हिस्सा है कभी कभी हम उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है उसके जो पॉइंट याद कर लेते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से ठीक आदत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी आलोचनाएं ढंग से पढ़ेंगे तो आपको उसका जो उस अवधारणा का पूरा सार अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो आप उसको स्किप ना करें,
आलोचना को उसको पढ़े, एक एक बिंदु को जब पढ़े, डिटेल से पढ़े, तब जाकर आपका जो उसका बेसिक है, उसकी जो मूलभूत अवधारणा उस सिद्धांत की, वो अच्छे से समझ में आएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।